हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, जो कि यूजीसी एनटीए नेट के पिछले 15 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होंगे। इससे पहले हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट को हल किया था, चाहे वह जेएनयू एमए हिंदी साहित्य प्रवेश परीक्षा या यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा से संबंधित हों, चाहे प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की परीक्षाओं से संबंधित हों, सब में हमने कंबाइंड पूरे सिलेबस को देखने की कोशिश की थी। लेकिन आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा हटकर होगा, जिसमें कि आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं काव्यशास्त्र पर आधारित, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर, वो ज़्यादातर समझ में आ जाएंगे। जब भी हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र की बात करते हैं तो जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, बहुत कम जगह पर इसकी अच्छी पढ़ाई होती है। तो थोड़ा सा इस पेपर को आपको खुद से पढ़ने की ज़रूरत होती है, और इसको आसान बनाने के लिए मैंने पहले ही इस पर थ्योरेटिकल तरीके से एक वीडियो अपलोड किया था, जिसको कई लोगों ने देखा भी होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर इस वीडियो को देखें और कमेंट्स भी करें कि पाश्चात्य काव्य समझ में आया कि नहीं। मेरी कोशिश रही है कि जिन चीज़ों को मैंने सहा या अनुभूत किया, वो जो हमारे अगली पीढ़ी के स्टूडेंट्स हैं उनको न दिक्कत हो। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज एक विद्यार्थी कह सकते हैं, मित्र भी कह सकते हैं, उन्होंने कमेंट्स कर बताया कि हमारे चैनल से दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्र भी जुड़े हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं। इस पक्ष को मैं उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देता था और सामान्य रूप से ही चीज़ों को बताने की कोशिश करता था, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि थोड़े से विकल्पों को, जो भी चीज़ बताई जाए, थोड़ा सा और क्लियर करके बताया जाए। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखूँगा। बाकी एक और जानकारी देना चाहूँगा कि दिव्यांग छात्रों के लिए, खासतौर से जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनके लिए मैं जब बीए के दौरान वीएचयू से पढ़ाई कर रहा था, तो छायावाद, नामवर सिंह की किताब, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक रसनिधि नाम की एक किताब थी, जो कि काव्य संकलन था, उसको मैंने अपनी आवाज़ दी है। तो जाकर आप लाइब्रेरी से उसको ले सकते हैं। इसके अलावा अंधा युग भी मेरी आवाज़ में है। तो ये बात मैं करीब 10 या 12 साल पहले की बता रहा हूँ, तो आप जाकर ज़रूर इसको लाइब्रेरी से ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम पहले सवाल पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें 4 नाम दिए गए हैं, वही नाम चारों विकल्पों में भी हैं। ठीक है, तो इसमें पहले विकल्प को ही पढ़ लेते हैं हम। नाम दिया है कालरिच, अरस्तु, आईए रिचर्ड्स, जॉन क्रो रैनसम। इन्हीं को आपको क्रम के अनुसार बताना है। तो देखिए, इनका जो सही क्रम है, पहले नाम आना चाहिए अरस्तु का, फिर कालरिच का, फिर जॉन क्रो रैनसम का, फिर आईए रिचर्ड्स का। अब क्यों आना चाहिए? अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में, कालरिच का जन्म हुआ 1772 ईस्वी में, जॉन क्रो रैनसम का जन्म हुआ 1888 ईस्वी में, आईए रिचर्ड्स का जन्म हुआ 1893 ईस्वी में। तो इस तरीके से इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। अगला जो प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो लगभग 8 से 10 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ चिंतकों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनके सिद्धांतों का नाम दिया गया है। तो जब इस तरीके के प्रश्न आएँ तो उसको हल करते समय आपको जो सबसे पहला विकल्प इसमें मिलाने वाला आ रहा हो, उसी को मिलाना चाहिए। जैसे मैं आपको मिला रहा हूँ कि टी.एस. इलियट का जो सिद्धांत है वो है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो मतलब जो सी ऑप्शन है उसका सही होगा, चौथा जो मिलान है। फिर इसके बाद क्रोचे का आ रहा है अभिव्यंजनावाद, तो इसका डी का 1 हो गया। फिर देरिदा का आ रहा है विखंडनवाद, तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया। और ज्यापाल सात्र का, तो देखिए अगर नहीं आ रहा है तो नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों के आधार पर भी हम इसको मिला सकते हैं। तो अब तक जो हमने मिलाया है उसके अनुसार होना चाहिए बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो एक बार हम इसमें मिलाकर देखते हैं। 3 4 1, 3 4 1 कहाँ पर है? तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है डी ऑप्शन है, 3 4 1 है। यानी कि ए का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा। तो देख लेते हैं दूसरा क्या आंसर है, अस्तित्ववाद। ठीक है, ज्यापाल सात्र जो है अस्तित्ववाद के हैं। कई बार इसको केवल सार्त्र लिख देता है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है। और इनका पूरा नाम क्या है? ज्यापाल सात्र। तो एक बार हम जल्दी से इसको देख लेते हैं कि अस्तित्ववाद ज्यापाल सात्र, देरिदा विखंडनवाद, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, और मार्क्सवाद आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुल इसमें 8 से 9 प्रश्न तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न है इसको भी सुमेलित करना है, ठीक वैसा ही प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है
एक तरफ विचारकों का नाम दिया है, दूसरी तरफ सिद्धांतों का नाम दिया है। तो देखते हैं, तुरंत आप बताएंगे क्रोचे अभिव्यंजनावाद, आईए रिचर्ड्स का जो सिद्धांत है वो है संप्रेषण का सिद्धांत। कॉलरिज का सिद्धांत क्या है? ठीक है, इसमें कॉलरिज का हो गया कल्पना का, और इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसके पहले भी हमने बताया था। तो जो बच रहा है वो क्या है? उदात्त तत्व, क्योंकि एक तरफ जो विचारक हैं वो 4 नाम दिया है और सिद्धांतों को 5 नाम दे दिया है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर उदात्त तत्व, जो किसका है? लोनजाइनस का है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखिए। बाकी जो विकल्प हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। क्रोचे अभिव्यंजनावाद, आईए रिचर्ड्स संप्रेषण का सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना का सिद्धांत, और इलियट जो है वो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरीके से जो सही जवाब इसका होना चाहिए कि ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। 1 4 2 3। तो देखते हैं बी आंसर यहाँ पर देख रहे हैं आप, सही हो रहा है 1 4 2 3। तो ऐसे ही इसको पढ़ा जाए कि एक बार हल करें और जीवन भर आपको याद रहे, ताकि जब भी आप परीक्षा में जाएं तो इस तरीके का प्रश्न आए तो गलत ना हो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगला प्रश्न जो है, लोनजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? लोनजाइनस जिन्होंने उदात्त का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने 5 प्रमुख तत्वों के बारे में चर्चा किया है। ऑप्शन में दिया है विचार, प्रकृति, भाव प्रवणता, अलंकार योजना। तो इसका जो प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है विचार। ठीक, अगला जो 5 को हम हल करते हैं, इसको भी सुमेलित करना है। सिद्धांतों का नाम दिया है इधर, एक तरफ सिद्धांतों का नाम है, दूसरी तरफ सिद्धांतकारों का नाम है। ठीक है, तो विरेचन का सिद्धांत अरस्तु ने दिया, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट, रूपवाद का सिद्धांत कॉलरिज, विखंडनवाद का सिद्धांत देरिदा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सही जवाब होगा बी इसमें आंसर। आप देख रहे हैं कि लगातार निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत 3 प्रश्नों में पूछा गया है, तो आपको याद हो गया होगा कि ये टी.एस. इलियट का सिद्धांत है। कई बार पूरा नाम लिख देता है तो लोगों को लगता है कि ये कोई दूसरा विचारक आ गया है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में एक चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत है कि कई बार विचारकों का पूरा नाम लिखता है, कई बार उनका जो आखिरी नेम रहता है उसको लिख देता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रैक्टिस सेट को हम हल करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सिद्धांतों का नाम दिया है, उसका सही अनुक्रम बताना है। तो मैं पढ़ देता हूँ। ए ऑप्शंस में दिया है अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, इन्हीं चारों का अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग तरीके से क्रम रखा हुआ है, लेकिन हमें सही अनुक्रम बताना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद का सही अनुक्रम क्या हो सकता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही अनुक्रम है वो बी ऑप्शंस वाला सही है, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और संरचनावाद। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है बी। तो अपने दिमाग में रखिए, बाकी ऑप्शंस को मैं पढ़ूंगा तो फिर वही बात रिपीट होगी, तो कोई उसका फायदा नहीं है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है और दूसरी तरफ ग्रंथकार, मतलब कि रचना और लेखकों को आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं कि सबसे पहला जो आपको आ रहा है उसी से मिलाते हैं हम। तो पोएटिक्स किसने लिखा? अरस्तु ने। डी का 3। तो एक बार हम विकल्प में देखेंगे कि डी का 3 कहाँ पर है। थोड़ा सा मैं कर्सर को ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, डी का 3। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन है उसी में डी का 3 आ गया है, पोएटिक्स अरस्तु। बाकी रचनाकारों को भी हम जान जाते हैं कौन है। लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा? ये हैं वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। सेक्रेड वुड किसने लिखा है? तो ये आगे टी.एस. इलियट। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये किसने लिखा है? तो आईए रिचर्ड्स। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन बनेगा 2, 5, 4 और 3। तो ध्यान में रखिए, एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आईए रिचर्ड्स की रचना है, सेक्रेड वुड्स टी.एस. इलियट्स की रचना है, लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ की रचना है, पोएटिक्स जो है अरस्तु की रचना है। तो इस तरीके के अगर प्रश्न आते हैं तो 8 से 9 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका भी अनुक्रम बताना है आपको। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सिद्धांतों का नाम दिया, उनका अनुक्रम बताना है, जिसमें ए ऑप्शन जो दिया उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। और इन्हीं चारों नामों को अलग अलग विकल्पों में टेढ़े मेढ़े क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको सही क्रम बताना है। तो सही क्रम बताने के लिए
इसके समय को जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको। जो संरचनावाद है वो 1725 ईस्वी में संरचनावाद। इसका जो सही जवाब होगा आपका वो होगा जो सी ऑप्शन है कि पहले संरचनावाद है, फिर अस्तित्ववाद है, फिर फ्रायडवाद है, फिर उत्तर संरचनावाद है। ठीक है, तो जो संरचनावाद है 1725 ईस्वी में उसको दिया गया था। ठीक है, फिर अस्तित्ववाद 1813 ईस्वी में, फिर फ्रायडवाद 1856 ईस्वी में, उत्तर संरचनावाद 1970 ईस्वी में। तो सही इसका जो आपका ऑप्शन है संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, उत्तर संरचनावाद। अब आपके दिमाग में इनके जो विचारक रहे, संरचनावाद के कौन रहे, अस्तित्ववाद के कौन कौन है, फ्रायडवाद के कौन है, उत्तर संरचनावाद के कौन विचारक हैं, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसमें भी आपको मिलान करना है। एक तरफ ग्रंथकारों का नाम दिया है, दूसरी तरफ ग्रंथों का नाम दिया है। तो देख लेते हैं। 4 लेखकों का नाम है यानी कि ग्रंथकारों का है, और 5 रचनाओं का नाम दिया है। तो इसमें 4 का ही मिलान करना होगा, एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि किसका नाम दिया है, ए इलियट। तो आप मिलाएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, दी वेस्टलैंड। इलियट की रचना कौन सी है, वेस्टलैंड। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जितने भी प्रश्नों को हमने हल किया है उसमें इलियट कहीं न घूम फिर के आ रहे हैं। तो इसका मतलब पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इलियट को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनको जरूर आपको पढ़ना होगा, उनके सिद्धांतों को, इनको बुक्स को अच्छे से जानना पड़ेगा। अब ए का तो हो गया 5। अब विकल्प में हम देखते हैं यहाँ पर कि ए का 5 कहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि जो बी ऑप्शन है उसमें ए का 5 आ गया है। तो इसके बाद और सारे जितने भी आंसर हैं आप तुरंत उसको खटखट मिला लेंगे। तो इसमें लिखा है बी का 3, मतलब वर्ड्सवर्थ का जो है लिरिकल बैलेट्स, अभी पीछे भी हमने हल किया था तो उसमें लिरिकल बैलेट्स आया हुआ था। फिर लोनजाइनस का नाम आ रहा है, लोनजाइनस का हो गया पेरी हुप्सूस। ठीक है, इनकी रचना का नाम है। फिर अरस्तु का आ गया कि पेरीपोएटिक्स। ठीक है, कई बार इसको पोएटिक्स लिख देता है, कई बार पेरीपोएटिक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के रचनाकारों और रचनाओं का नाम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का होता है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो विदेशी खिलाड़ियों का नाम जब हिंदी कमेंटेटर बोलता है तो अपने हिसाब से बोलता है। ठीक है, एक खिलाड़ी था मार्क बाउचर, तो कई बार उसको मार्क बूचर कहते थे, कई बार बाउचर कहते थे, अपने अपने हिसाब से उसका उच्चारण करते हैं। इसी तरीके से जैसे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हो गए, चाहे इंग्लैंड के खिलाड़ी हो गए, चाहे अफ्रीका के खिलाड़ी हो गए, इन सब का नाम अंग्रेजी का कुछ बोलता है और हिंदी का कुछ बोलता है। उसी तरह से पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी जब पढ़ेंगे आप तो उनके नामों को लेकर भी कई बार अरस्तु को एरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक है, पेरीपोएटिक्स को दिख रहे हैं कि अलग तरीके से नाम है। तो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। वो भी सुमेलित करने वाला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं जिनको संख्या ABCD यानी कि 4 है, और एक तरफ 5 लेखकों का नाम दिया है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इसमें भी आ रहा है। फिलहाल हम मिलाते हैं इसको। अब जो सबसे पहले आपको आ रहा है उसी को मिलाइए। जैसे मुझे आ रहा है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये किसकी रचना है, कालरिज की है। तो मैं देखूंगा विकल्प में कि बी का 1 कहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि जो सी ऑप्शन है उसमें बी का 1 आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर बाकी आपके आंसर जल्दी जल्दी आपको मिल जाएंगे। जैसे सी का दे रहा है कि एस्थेटिक्स किसकी रचना है, ये है क्रोचे की। ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये किसकी रचना है, आइए रिचर्ड्स की। ठीक, इसके बाद बच रहा है आपका एसेज इन क्रिटिसिज्म। तो विकल्प में बता रहा है कि जो ए का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है सी है, एसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नाल्ड, बायोग्राफी लिटरेरिया कालरिज, एस्थेटिक्स क्रोचे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आइए रिचर्ड्स। तो इस तरीके से आपका सही जवाब हो गया सी, और बाकी आपको याद भी हो गया होगा। और जब भी मैं इस तरीके से सुमेलित वाले प्रश्नों को बताता हूँ तो बार बार कहता हूँ कि आपके एक प्रश्न का उत्तर नहीं तैयार हो रहा है, बल्कि 8-9 प्रश्नों के उत्तर आपके इसी में तैयार हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी सुमेलित वाला है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार सुमेलित वाले प्रश्न ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र से उठाए जा रहे हैं। एक तरफ कृतियों का नाम दिया है, दूसरी तरफ लेखकों का नाम दिया है। फिर से इसको हम मिलाते हैं। इस बार कुछ नई रचनाएं इसमें शामिल हो गई हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रचनाओं का नाम दिया है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना हो सकती है, यह है कार्ल मार्क्स की। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म,
तो अब ए का 3 देखना पड़ेगा आपको कि ए का 3 सही है इसमें। तो देख रहे हैं कि दो दो जगह पर बताया जा रहा है कि ए का 3 है। तो जब इस तरीके का आता है तो फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बी का आंसर क्या होगा। तो द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये टी.एस. इलियट का की रचना है, ठीक है। तो बी का हो गया 4। तो आप देख रहे हैं कि जो सी ऑप्शन है आपका वो धीरे धीरे अब सही होने की ओर बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि जो इल्यूजन एंड रियलिटी है उसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं कार्डवेल। और जो द पोएटिक्स इमेज, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं सी डे लेविस, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान किए और इसका सही जो आंसर हो रहा है वो सी हो रहा है। फिर भी मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसके जो रचनाकार हैं टी.एस. इलियट। इल्यूजन एंड रियलिटी, इसके रचनाकार हैं कार्डवेल। द पोएटिक्स इमेज, इसकी रचना है लेविस। तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसमें सवाल आया कि निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम है। अब यहाँ पर जन्म के अनुसार आपको बताना है। तो जिस विकल्प में जो नाम दिया गया है उसको मैं पढ़ लेता हूँ। अरस्तु, प्लेटो, लोनजाइनस, कार्लरिज। अब इनके जीवन क्रम को आपको सही कालक्रम में रखना है। अरस्तु है, प्लेटो है, लोनजाइनस है, और इन्हीं चारों का नाम चारों विकल्प में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो अब तो आप तुरंत बता देंगे कि सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए। प्लेटो का, फिर अरस्तु का, फिर लोनजाइनस का, फिर कार्लरिज का। तो सही जवाब आपका बी हो गया, ठीक। ज़रूर आप बताइए कि जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है कि नहीं। जब से मुझे पता चला है कि दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्र भी जुड़े हैं तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा सचेत होकर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तनिक भी उन्हें दिक्कत ना हो, और बाकी जो सामान्य लोग हैं उनको तो एकदम से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस बार आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र से जितने भी प्रश्न आएंगे सब हल करके आना है, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से कृतियाँ यानी कि रचनाएं आ गई और रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो आप देखेंगे आपके कि कई ऐसे कृति और रचनाकार आपको मिल गए होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, ठीक है। देख लेते हैं जो सबसे पहले आपको आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है। एस्थेटिका। एस्थेटिका के रचनाकार कौन है। क्रोचे। बी का 1। अब देखिए बी का 1 कहाँ है। तो सी ऑप्शंस में बी का 1 आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर बाकी हम धीरे धीरे मिला लेंगे। एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये कौन से लिखे हैं। ये हैं मैथ्यू अर्नाल्ड। फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक लिखा है आइए रिचर्ड्स। और अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, ये किसने लिखा है। ये लिखा रेने वेलक, ठीक है। एक बार मैं सीधे सीधे बोल दे रहा हूँ। एसेज इन क्रिटिसिज्म कौन लिखा, मैथ्यू अर्नाल्ड। एस्थेटिका लिखा क्रोचे। फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक किसने लिखा, आइए रिचर्ड्स ने। अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म ये लिखा आपके रेने वेलक ने। तो एक तरीके से आपके 8 प्रश्न इसमें तैयार हो रहे हैं, और इसका जो सही जवाब होगा वो सी, इसमें जो विकल्प दिया है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है ये भी मिलान करने वाला है। निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। अब हिंदी सेवियों दिया है तो ये थोड़ा सा उटपटांग तरीके का प्रश्न है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि थे अंग्रेज लेकिन हिंदी की उन्होंने बहुत सेवा की, उन्हीं को आपको मिलान करना है। तो एक तरफ 4 हिंदी सेवियों का नाम दिया है जिसमें ग्रियर्सन, पिनकॉट, वारानिको, अभिमन्यु, अनंत, इन लोगों का नाम है। और अब पूछा जा रहा है कि ये मूल स्थान कहाँ से थे। तो ग्रियर्सन का नाम आपने बहुत सुना होगा कि जिसने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से किताब लिखी, और सर्वप्रथम इन्होंने काल विभाजन किया था, सबसे महत्वपूर्ण काम इनका था। तो ग्रियर्सन थे कहाँ के, ये आपको बताना है। तो ग्रियर्सन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, आयरलैंड के थे ग्रियर्सन। तो हो सकता है कि 1 लाइनर पूछ दे आपसे कि ग्रियर्सन कहाँ के रहने वाले थे। तो इसमें जो सही जवाब आपका होगा वो अब देख लीजिए कि ए का 2 कहाँ है, किस विकल्प में। तो यहाँ पर सी आपको दिखाई पड़ रहा है कि ए का 2 हो रहा है, ठीक है। तो ग्रियर्सन आयरलैंड के हैं। अब पिनकाट कहाँ के हैं, पिनकाट इंग्लैंड के थे। और वारानिको नाम से ही लग रहा है कि ये रूस का होगा, तो रूस। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हैं। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो सी सही हो रहा है। फिलहाल मैं इसको एक सीधे सीधे बोल दे रहा हूँ।
ग्रियर्सन आयरलैंड के, पिंकाट इंग्लैंड के, वरानिको रूस के, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के। तो सभी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। संकलन त्रय, त्रय मतलब इसमें 3 चीज़ों का संकलन होगा। कौन कौन सी वो 3 चीज़ हैं? तो कहा जाता है कि काल, स्थान और समय, इनको संकलन त्रय कहा जाता है। तो इस हिसाब से इसमें जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है? प्रभाव संकलन। ठीक, काल, स्थान और कार्य, तो ये क्या हो गया? संकलन त्रय है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न उसको भी आपको मिलाना है और इसमें इस बार पंक्तियाँ दी गई हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कौन किसकी पंक्ति है। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। और सी है कि काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। डी है महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। तो ये 4 कथन है और उसको आपको 4 जो विचारक हैं उनसे मिलान करना है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न जो है आपको लंबा पड़ सकता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि किसका कौन सा कथन है। तो कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं उससे पलायन है, ये कहना था टी.एस. इलियट का। तो अब विकल्प में देखना पड़ेगा कि अगर बी का 1 जो होगा वही विकल्प सही होगा। थोड़ा सा मैं ऊपर जा रहा हूँ और इसको कर्सर को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब मिलने वाला है, जैसा कि मैंने बताया कि जो कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, इसको टी.एस. इलियट ने कहा है। और ये बी है, मतलब ए के बाद बी है, तो बी का 1 होना चाहिए। तो सही जो इसमें जवाब दे रहा है डी ऑप्शन, जो मिलाने के बाद सही जवाब आपका आएगा बी आएगा, डी आएगा। ठीक, तो डी का जो क्रम दिया है 2 1 4 3, तो एक तरीके से आंसर आपका 2 1 4 3 होना चाहिए। तो लगातार हम इसको एक बार से आपको याद करने के लिए बता दे रहे हैं। ये तो आपको याद हो गया होगा कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं उससे पलायन है, टी.एस. इलियट ने कहा है। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। अब ये किसने कहा है? ये कहा है आपके कालरीज ने। ठीक, महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, ये कालरीज का कहना है। और पलायन की बात कहा था इलियट ने। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। और दूसरा जो विकल्प है कि महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। तो ये जो दोनों कथनों को किसने किसने कहा है? तो जो सी नंबर पे कथन है उसको कहा है आई.ए. रिचर्ड्स ने। मतलब कि काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, आई.ए. रिचर्ड्स। और महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, वो लोनजाइनस का कहना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो कथन है, क्योंकि कथन था तो थोड़ा सा इसमें हमने टाइम लिया है, लेकिन आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। एक बार मैं डायरेक्ट इसको बता दे रहा हूँ। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, ये कालरीज का कहना है। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ये टी.एस. इलियट का मानना है। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, ये आई.ए. रिचर्ड्स का मानना है। और महान व्यक्तित्व से ही महान विचारों से संपन्न होता है, महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, ये लोनजाइनस का कहना है। तो ये एक तरीके से आप इसको समझ गए होंगे और इससे आपके लगभग 8 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न है उसको भी मिलान करना है और देखते हैं। एक तरफ पाश्चात्य सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुस्तकों का नाम दिया गया है। देख रहे हैं कि लगातार प्रश्नों का जो स्वभाव है, नेचर है, उसको बदलने की कोशिश की गई है। इस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। पूछा जा रहा है रागात्मक भाषा के बारे में किसने चर्चा किया है? रागात्मक भाषा के बारे में किसने चर्चा किया है? तो किया गया द मीनिंग ऑफ मीनिंग में, द मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक बुक में। परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा की बात किसमें की गई है? तो द सेक्रेड वुड में। कल्पना सिद्धांत की बात किसमें की गई है? तो कल्पना सिद्धांत की बात की गई है बायोग्राफी लिटरेरिया में। अनुकरण सिद्धांत की बात किसमें की गई है? तो अनुकरण सिद्धांत की बात की गई है पेरिपोएटिक्स में। ठीक, तो एक तरीके से एक तरफ सिद्धांतों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ किताबों का नाम दिया गया है। तो अब आपको इसमें तीसरा स्टेप ये पता होना चाहिए कि कौन किसकी किसकी किताब है। ठीक है, तो यहाँ पर द सेक्रेड वुड इलियट की है, बायोग्राफिया लिटरेरिया
ये किसकी है? कालरिज की है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग ये आई ए रिचर्ड्स की है। कल्चर एंड एनार्की इसके बारे में तो पूछा ही नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। पेरिपेटिक्स ये किसका है? अरस्तु का है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब आई ए रिचर्ड्स के ग्रंथों को दिया है और उसके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष को सुमेलित करना है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ये। आई ए रिचर्ड्स की रचनाएं दी गई हैं 4 और उन रचनाओं को आपको सुमेलित करना है कि कौन रचना कब प्रकाशित हुई है। तो इसमें जो रचनाएं दी गई हैं उसमें पहला जो है ए, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसको बताना है कि कब प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रकाशित हुई थी 1924 में। द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक का प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में। ठीक है, एक मिनट, हाँ 1936 में। और साइंस एंड पोएट्री इसका प्रकाशन हुआ था 1926 में। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। तो एक बार हम और अच्छे से इसको देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936 ईस्वी में, साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी में। तो ये प्रकाशन वर्ष रहा। और ये जो भी किताबें थी ये सभी आई ए रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, कविता सर्वोत्तम शब्द का सर्वोत्तम क्रम विधान है। यह प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है और पूछा जा रहा है कि किस पाश्चात्य आलोचक का मत है ये। तो इसका जो सही जवाब है वो है कालरिज। अगला प्रश्न है, वो भी सुमेलित करने वाला है। सुमेलित करना है ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ, और एक तरीके से अब तुरंत इसको हल कर लेंगे। जैसे आ गया एस्थेटिक्स, ये किसका है? क्रोचे का है। लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ का। बायोग्राफिया लिटरेरिया कालरिज का। तो इतने अगर आपको पता चल गए हैं तो थोड़ा सा आप विकल्प में भी देख लीजिए जो नीचे मिलान करना है। तो एक बार हम देखते हैं कि ए का 3 कौन सा है। तो आपको देख रहे हैं कि पहला ही जो ऑप्शन है ए का 3 है, बी का 2 है सही, सी का 1 है सही है, और डी का मतलब कि द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स लिखा है आई ए रिचर्ड्स ने। तो एक बार मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। लिरिकल बैलेट्स लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, बायोग्राफी लिटरेरिया लिखा है कॉलरिज ने, एस्थेटिक्स लिखा क्रोचे ने, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स लिखा आई ए रिचर्ड्स ने। इस तरीके से आपके 7-8 क्वेश्चन इसमें भी तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न है कि टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही क्रम क्या है। इससे पहले आई ए रिचर्ड्स के आलोचना ग्रंथों को पूछ रहा था, अब यहाँ पर टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों को पूछा है। तो अब इसको आपको सही बताना है कि कौन सा है। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो रचना आई थी सेक्रेड वुड्स, जो कि 1920 ईस्वी में सेक्रेड वुड्स। एलिजाबेथन का नाम इसमें दिया हुआ है, तो ये तो 1934 में थी। सेलेक्टेड टेक्स्ट ये है आपका 1932, और एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न ये है आपका 1936। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले किसका नाम इसमें आना चाहिए। आपका इसमें सबसे पहले नाम आना चाहिए यही जो ऑप्शन है ए, यही सही है। 1920, 1932, 1934 और 1936। ठीक है, तो एक तरीके से ए ऑप्शन इसका सही है। द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, बाकी और जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं यही सब हैं, विकल्प में अलग अलग क्रम में। तो इसका जो सही क्रम है वो ए वाला ही सही है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब कथन दिया गया है उसको आपको बताना सत्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए, प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। डी ऑप्शन है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक थी। तो आदर्शपरक यथार्थपरक के दोनों की तुलना की गई है और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है कि प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी और अरस्तु की यथार्थपरक। अगला प्रश्न है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, किसका कथन है। तो ये एक जगह मिलान में आया हुआ था। ठीक है, सही जवाब है टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न है जो कि आपको मिलान करना है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
एक तरफ रचनाओं का नाम दिया है, दूसरी तरफ रचनाकारों का। आप सुमेलित करना है तो जो सबसे पहले आपको नाम इसमें आ रहा है उसको आप मिला लीजिए। जिसमें द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स हमने बताया था कि ये आई ए रिचर्ड्स की रचना है। तो सी का 5 देखिए आप किस में दिया हुआ है, सी का 5 यहाँ पर है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि आर्स पोएटिका की रचनाकार कौन है, होरेस। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, डी का 2। अब बी का क्या होगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू अर्नाल्ड का है। और जो चर्च एंड स्टेट है ये किसकी रचना है, ये है कॉलरिज की। तो एक बार इसको मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए। चर्च एंड स्टेट कॉलरिज, लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू अर्नाल्ड, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स आई ए रिचर्ड्स, आर्स पोएटिका होरेस। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी एस इलियट, आई ए रिचर्ड्स, इन चारों का नाम दिया हुआ है। अब इनके क्रम को चारों विकल्पों में अलग अलग ढंग से दिया गया है। अब हमको सही क्रम के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए, इसमें सबसे पहले नाम आना चाहिए आपका वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म हुआ था 1770 ईस्वी में। फिर क्रोचे का नाम आना चाहिए, क्रोचे का जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में। फिर टी एस इलियट का नाम आना चाहिए जो कि 1888 में पैदा हुए थे। और आई ए रिचर्ड्स जो 1893 ईस्वी में। ठीक है। तो सही जवाब आपका ए होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी एस इलियट, आई ए रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है। अब मैथ्यू अर्नाल्ड की कौन सी रचना इसमें नहीं है वो आपको बताना है। तो अभी हमने इससे पहले ही एक प्रश्न हल किया था जिसमें कि कुछ रचनाओं का नाम आया हुआ है। तो इसमें बताना है कि कौन सी मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी किसकी रचना है, इलियट की रचना है, टी एस इलियट की। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है। देख रहे हैं प्रश्न को थोड़ा सा पूर्वापर अनुक्रम पूछ दिया है। तो खाली शब्दों से थोड़ा सा डराने की कोशिश की जा रही है लेकिन आपको वही क्रम अनुसार ही बताना है। तो सबसे पहले इसमें जो नाम दिया गया है चिंतकों का उसको पढ़ लेता हूँ। अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, टी एस इलियट। तो आप बताइए कि सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले इसमें अरस्तु रहेगा, फिर कॉलरिज, फिर अर्नाल्ड, फिर टी एस इलियट। ठीक है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड्स की नहीं है। आई ए रिचर्ड्स की पुस्तक नहीं है। तो जो नाम इसमें दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये तो है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये भी है, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन ये भी है, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर ये नहीं है। ये किसकी रचना है, टी एस इलियट की। ठीक है। तो एक तरीके से आपके कई इसमें भी प्रश्न तैयार हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। ये एक तरीके से देख रहे हैं आप किस हिसाब से क्रिएटिव क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे क्रिकेट में आपने सुना हो कि अपर कट या फिर जो रिवर्स शॉट्स लगाए जाते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर जो हमारे पेपर सेट करने वाले हैं वो भी कई एंगल से प्रश्नों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। तो नाम जो दिया गया है उन नामों के आधार पे सही जवाब होगा कॉलरिज। कॉलरिज कब के थे, कॉलरिज का जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। मतलब कि ये 18वीं शताब्दी के थे। और बाकी जितने का नाम दिया गया है वो सब 20वीं शताब्दी के हैं। तो इसको कैसे ये कहा जाए कि जैसे क्रोचे हो गया, क्रोचे का जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में और मारा इनका निधन हुआ था 1952, मतलब 20वीं शताब्दी में थे। फ्रायड भी 20वीं शताब्दी में थे। और आई ए रिचर्ड्स जैसे इनका जन्म हुआ 1893 में और इनका निधन हुआ 1978 ईस्वी में। तो एक तरीके से 20वीं शताब्दी में हो गए। तो सही इसका जवाब होगा कॉलरिज। कॉलरिज 1772 में पैदा हुए थे और 1834 में मर गए थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, जन्म के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम है। जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें नाम दिया आई ए रिचर्ड्स, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड, सैमुअल टेलर, कॉलरिज। तो इन लोगों के नाम को दिया गया है और आपको बताना है कि सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले नाम आना चाहिए कॉलरिज का, फिर अर्नाल्ड का, फिर ऑस्कर वाइल्ड का, फिर आई ए रिचर्ड्स का। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो
बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? विकल्प दिया गया है, साहचर्यवादी सिद्धांत, जयवादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका होगा कि जयवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? अब वर्ड्सवर्थ की कौन सी मान्यता नहीं है उसको बताना। विकल्प में पढ़ दे रहा हूँ। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद पुराने कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है कि ये नहीं होना चाहिए, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये क्या है? गलत है। और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो क्या है? सही है। अगला जो प्रश्न है कि ग्रंथों का नाम एक तरफ दिया है, दूसरे तरफ रचनाकारों का नाम दिया है, उसको सुमेलित करना है, जो कि इस पेपर में काफ़ी आपको कराया गया है। इसमें तो तुरंत आप बता देंगे। पेरीहुप्सिस किसका है? लॉन्जाइनस का। द सेक्रेट वुड टी.एस. इलियट का। पोएटिक्स अरस्तु का। बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलरिज का। तो अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत विकल्प जो इसमें सही होगा उसको आप मिला देंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि जो विकल्प इसमें कौन सा सही हो रहा है। इसका जो विकल्प सही है इसके क्रम के अनुसार डी ऑप्शन इसका जो है वो सही होगा। ठीक है, तो ए का 4 देख रहे हैं, लॉन्जाइनस ए का 4 है यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो पिछले 15 वर्षों में यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए प्रश्न थे उनको देखने की कोशिश की, और आप लोगों ने धैर्य से इसको देखा। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का टॉपिक आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।